हेलो स्टूडेंट्स, रसायन विज्ञान अपन ने शुरू किया। रसायन विज्ञान में अपन ने परिचय में बताया कि पदार्थों के रासायनिक संगठन का अध्ययन है रसायन विज्ञान। और पदार्थ वो है जो जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है। इसका वर्गीकरण द्रव्य का अपन ने दो प्रकार से किया, भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव और गैस, और रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों का अपन ने पढ़ा। ठोस, द्रव और गैस तीनों में जो अपन ने लिया कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, जिसको अपन भौतिक परिवर्तन कह रहे हैं, और उससे संबंधित एग्जाम्पल अपन ने लिए। अब बात करेंगे अपन रासायनिक संगठन की। पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। अब इसमें देखो तीन नाम लिखवाए अपन ने। एक तो लिखवाया अपन ने तत्व, एलिमेंट, एक लिखवाया अपन ने यौगिक, और एक बार अपन लिखवाया अपन ने मिश्रण। तत्व। देखो पदार्थ की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है परमाणु, एटम। और परमाणु मिलकर बनाते हैं अणु। पदार्थ की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है परमाणु। परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं नोबेल गैस को छोड़कर। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं नोबेल गैस को छोड़कर। जैसे अपन नाम सुनते हैं हीलियम, नियोन, ऑर्गन वगैरह। ये अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है। इनका उत्कृष्ट गैसीय विन्यास होता है। इनमें इनके जो कोष हैं वो इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होते हैं, तो ये किसी से क्रिया नहीं करती। तो ये एक ऐसे नोबेल गैस या नोबल तत्व ऐसे हैं जो एक परमाणु के या जिनके परमाणु स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, जिनके परमाणु स्वतंत्र रूप में मौजूद है। कौन सी गैसें एक परमाणु गैस हैं, तो नाम किसका आएगा? नोबेल गैस का। और बाकी पदार्थ पाया जाता है अणु के रूप में। परमाणु से अणु बनता है। अब परमाणु से जो अणु बनता है, मॉलिक्यूल, परमाणु से जो अणु बनता है उसकी दो स्थिति रहती है। एक तो नाम दिया जाता है समपरमाणुवीय, और एक नाम दिया जाता है विषम परमाणुवीय। एक तो नाम दिया जाता है समपरमाणुवीय और एक नाम दिया जाता है विषम परमाणुवीय। होमोन्यूक्लियस और हेट्रोन्यूक्लियस। होमोन्यूक्लियस और हेट्रोन्यूक्लियस। समपरमाणुवीय, विषम परमाणु। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं लिखूं H2O2 O3 P4 S8 आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, इस प्रकार से। और इधर मैं लिख रहा हूं H2O CO2 NaCl H2SO4 NH3, इस प्रकार से। बताओ इनमें और इनमें आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? अगर इनको देखें और इनको देखें तो डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? बताओ, ये जो यहां मैंने जो सूत्र लिखे हैं ना, इन सब में परमाणु एक जैसे हैं। H2 का मतलब है हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन गैस का एक अणु, और उसमें परमाणु है दो, लेकिन दोनों परमाणु हाइड्रोजन है। O3 का मतलब है त्रिपरमाणु गैस, ओजोन, लेकिन तीनों परमाणु ऑक्सीजन, O। तो तीनों परमाणु समान हुए कि नहीं हुए? फास्फोरस के एक अणु का सूत्र है P4, यानी उसमें 4 परमाणु है। सल्फर के एक अणु में परमाणु है 8। आयरन, अब आयरन को मैंने यहाँ Fe लिखा है, ध्यान दो। ठोस जो ये धातु तत्व है ना, ये ठोस रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल जालक इनकी संरचना होती है, तो इनमें निश्चित परमाणु की संख्या नहीं बताई जाती, इसलिए इनको इनके प्रतीक से लिखा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस रूप में ही मौजूद हैं। तो ठोस क्रिस्टल जालक में मौजूद रहते हैं। तो समान प्रकार के परमाणु से बना हुआ समपरमाणुवीय स्थिति हो गई। और अब इधर ध्यान दो, H2O जल का एक अणु, जिसमें दो परमाणु ऑक्सीजन, एक परमाणु दो परमाणु हाइड्रोजन, एक परमाणु ऑक्सीजन। तो डिफरेंट एटम हो गए। CO2 में कार्बन ऑक्सीजन, NaCl में सोडियम क्लोरीन, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, दो परमाणु हाइड्रोजन, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन परमाणु। अमोनिया, एक परमाणु नाइट्रोजन, 3 परमाणु हाइड्रोजन। तो ये ऐसे हैं जो विषम परमाणु हैं, अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं।
तो मैंने स्थिति बताई है समपरमाणुवीय और विषम परमाणुवीय। तो परमाणु से मिलकर जो बनते हैं अणु, तो मैंने यहाँ 2 स्थिति बताई है। परमाणु जो स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते, परमाणु परमाणु की क्रिया से बनता है अणु। जब अणु बनेगा तो 2 स्थिति आएगी, समपरमाणुवीय और विषम परमाणुवीय। अब इसी आधार पर अपन जैसे यहाँ डेफिनेशन लिख रहे हैं, यहाँ जो अपन डेफिनेशन बता रहे हैं, चलो इसको तो आप नोट करोगे। परमाणु अणु जो अपन ने बताया, मॉलिक्यूल, ये 2 स्थिति अपन ने बताए, समपरमाणुवीय और विषम परमाणुवीय। समपरमाणुवीय का एग्जाम्पल बताया, विषम परमाणु समान प्रकार के परमाणु से बना हुआ, डिफरेंट प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ। अब तत्व जो बताया जाता है, तत्व के लिए बोला जाता है वे रासायनिक पदार्थ जो एक समान प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। तो तत्व उनको कहा जाएगा जिनमें परमाणु एक समान प्रकार के हैं, चाहे वो एक है, चाहे 2 है, चाहे ज्यादा है। समान प्रकार के परमाणु वाला जो पदार्थ होता है वो तत्व कहलाता है। और तत्व प्रकृति में शुद्धतम पदार्थ होते हैं। तत्व प्रकृति में शुद्धतम पदार्थ होते हैं। अब यहां मैं एक नोट करवा रहा हूं, इस पॉइंट पे ध्यान दे लेना। प्रकृति में ज्ञात शुद्धतम पदार्थ, प्रकृति में ज्ञात शुद्धतम पदार्थ तो नाम दिया जाता है हीरा, डायमंड। आप समझो इस पॉइंट को। मैंने कहा तत्व वे रासायनिक पदार्थ हैं जो एक समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। H2O2 Cl2 O3 P4 S8 आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। इस तरह से अपन बात करें, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ तत्व हैं। तत्व प्रकृति में शुद्धतम पदार्थ होता है। बताओ, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है तो शुद्धि माना जाएगा। अब मैंने यहाँ लिखा प्रकृति में ज्ञात शुद्धतम पदार्थ, तो मैंने लिखा है हीरा। तो अब इसको दिमाग में बैठा लेना, हीरा भी तत्व का ही एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ? अरे हीरा किससे बना हुआ है? कार्बन से। हीरे में केवल और केवल कार्बन के परमाणु हैं। अब परमाणु चाहे वो ज्यादा है कम है तो एक जैसी परमाणु। ग्रेफाइट है वो भी कार्बन का पररूप है, हीरा भी कार्बन का पररूप है, कार्बन से बने हुए हैं, केवल और केवल कार्बन परमाणु से। तो समान एक ही जैसे परमाणु से बने हुए वही तो तत्व हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि प्रकृति में सबसे शुद्ध पदार्थ होते हैं और वहां पूछा आपको तत्व यौगिक मिश्रण, इस तरह से नाम पूछेगा, तब तो आप तत्व बताओगे, समान प्रकार के परमाणु से बना हुआ। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे आया प्रकृति में ज्ञात शुद्धतम पदार्थ, अब तत्वों में कोई एग्जाम्पल देगा। अब जैसे हीरा दिया तो तत्व का ही तो एग्जाम्पल है। तो इस तरह से अपने को ध्यान देना है। तो तत्व वे रासायनिक पदार्थ हैं जो समान प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, प्रकृति में शुद्धतम पदार्थ होते हैं, और प्रकृति में ज्ञात शुद्धतम पदार्थ पूछेगा तो हीरा। अब इन तत्वों का जो वर्गीकरण किया जाता है, तत्व निम्न 3 प्रकार से होता है। तत्व निम्न 3 प्रकार से होते हैं। निम्न 3 प्रकार से होते हैं। इसमें एक तो होता है भी धातु, एक होता है अधातु, धातु तत्व, अधातु तत्व, और एक बोले जाते हैं उपधातु तत्व। 3 तरह से वर्गीकरण करते हैं को। आप ध्यान दे लेना, धातु, अधातु, उपधातु जो भी बोलते हैं वो सब तत्व हैं। ये तत्व के 3 प्रकार हो गए, धातु तत्व, अधातु तत्व, उपधातु तत्व, जो अपन अलग अलग पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल अपन ने तत्व की परिभाषा बताई, उनका वर्गीकरण अपन इस तरह से बताया। प्रकृति अभी तक ज्ञात कुल तत्व, अभी तक ज्ञात कुल तत्व, तो आप आंसर दोगे 118। ये अच्छी तरह से ध्यान दे लेना भाई। अभी तक कुल ज्ञात तत्व 118। फरवरी 2018 से 4 तत्व जो बाद में खोजे गए उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। पहले 114 तत्वों का वर्गीकरण था और सारणी में, अब 118 तत्वों का। तो अभी तक कुल ज्ञात तत्व कितने हैं भी? 118 हैं। ये तत्वों का सामान्य परिचय अपन ने बताया। फिर अपन डिटेल में लेंगे। रासायनिक संगठन के आधार पर दूसरा नाम यौगिक, कंपाउंड।
तो इसमें अपन बताएंगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वे रासायनिक पदार्थ जो भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अपन बताओ विषम परमाणुओं को इसमें दोगे कि नहीं दोगे? आप गलती थोड़ी कर रहे हैं कुछ, क्या कह रहे होंगे सर अब आपने लिख दिया तो मान लेते हैं, गलत सही तो पता नहीं। तो भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई, यौगिक कहलाते हैं। तो विषम परमाणु में जो आ गए वो यौगिक हो गए, और सम परमाणु में जो आए थे वो किस में एग्जाम्पल आ गए थे, तत्वों में आ गए थे। अब तीसरा जो अपन बताते हैं, एक चीज और ध्यान रखना, यौगिक में परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। यौगिक में परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। यौगिक में परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, इसको समझो। जैसे जल का सूत्र क्या है, H2O। इस सूत्र में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात है 2:1। दो परमाणु हाइड्रोजन, एक परमाणु ऑक्सीजन से संयोग कर रहे हैं। अब इस जल को अपन चाहे किसी भी विधि से बनाएं, चाहे प्राकृतिक रूप से ले या कृत्रिम रूप से अपन बनाएं। जैसे तुम जल हिमालय पर्वत से लाओ, चाहे कन्याकुमारी से जाके लेके आओ, चाहे पाताल से निकालो, या लैब में आप खुद बनाओ। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिमालय से जल लाया तो उसका सूत्र अलग है, मैं ब्रह्मपुत्र उसे कन्याकुमारी से लाया तो उसका जल का सूत्र अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे कहीं से भी अपन उसको प्रोड्यूस करें, कहीं से भी लाएं, जल का सूत्र इसी प्रकार से रहेगा। दो परमाणु हाइड्रोजन, एक परमाणु ऑक्सीजन। तो जब भी यौगिक बनता है तो उसमें परमाणु का संयोग एक निश्चित अनुपात में होता है। यही तो अपन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं कि परमाणु आपस में कैसे संयोग करके यौगिक बना रहे हैं। तो यौगिक में परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, ये यौगिक की स्थिति आ गई। तीसरा अपन बात कर रहे हैं मिश्रण, मिक्सचर, मिश्रण। मिश्रण किसको कहेंगे, देखो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ साथ साथ पाए जाते हैं लेकिन आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, अर्थात नया पदार्थ नहीं बनाते, नया पदार्थ नहीं बनाते, और इन्हें पृथक भी किया जा सकता है, और इन्हें पृथक भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति को बोलते हैं मिश्रण। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ साथ साथ मौजूद हैं लेकिन आपस में क्रिया नहीं कर रहे, उनकी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही, और रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही तो नया पदार्थ नहीं बन रहा, और उनको अलग अलग भी किया जा सकता है। तो पृथक्करण जिसको अपन बोलते हैं सेपरेशन, पृथक्करण किसका करते हैं अपन, मिश्रण का ही तो करते हैं। वो इस तरह की स्थिति आती है उसको मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु है, वायुमंडल में वायु में नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन के भी अणु है, नाइट्रोजन के भी अणु है, CO2 के भी हैं, लेकिन इनके आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, इनके आपस में कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रही जिससे नया पदार्थ बने। सामान्य ताप पर ये साथ साथ मौजूद है, इनके आपस में कोई क्रिया नहीं हो रही।
भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन से, जैसे इनकी जैसे टेम्परेचर वगैरह दाब में परिवर्तन से अब इनमें रासायनिक अभिक्रिया करा सकते हैं, लेकिन सामान्य ताप पर ये इनकी पृथक अवस्था मौजूद है या पृथक रूप से मौजूद है, क्रिया नहीं कर रहे, वो है मिश्रण की स्थिति। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ साथ साथ पाए जाते हैं लेकिन आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, अर्थात नया पदार्थ नहीं बनाते और इन्हें पृथक भी किया जा सकता है, वो स्थिति किसकी होती है? मिश्रण की। और एक पॉइंट आप ध्यान रखना, प्रकृति में पदार्थ सबसे ज्यादा मिश्रण के रूप में पाया जाता है। प्रकृति में पदार्थ सबसे ज्यादा मिश्रण के रूप में पाया जाता है। समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन आएगा प्रकृति में ज्ञात सबसे शुद्ध पदार्थ, तो नाम दिया जाता है तत्व है। और अगर क्वेश्चन आता है प्रकृति में पदार्थ सबसे ज्यादा किस रूप में मौजूद है, तत्व के रूप में मौजूद है, यौगिक के रूप में मौजूद है, मिश्रण के रूप में, तब नाम किसका आएगा? मिश्रण का। अब ये जो मिश्रण है ना, ये दो प्रकार से बताया जाता है। मिश्रण के प्रकार, इसमें एक नाम तो आता है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस, और एक नाम आता है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, समांगी और विषमांगी। एक नाम तो दे रहे हैं समांगी मिश्रण, एक नाम दे रहे हैं विषमांगी मिश्रण। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? किसको तो समांगी कहते हैं, किसको विषमांगी कहते हैं? इसको समझने से पहले एक बार समझो। इधर एक बर्तन में अपन ने जल भर लिया है। क्या भर लिया अपन ने? जल। और ये जो इसमें अपन ने जल भरा, इसमें अपन ऐड कर रहे हैं शुगर को, शर्करा को इसमें मिला रहे हैं या नमक को मिला रहे हैं, और इसको घोल दिया अपन ने। घोलने के बाद शर्करा के अणु अपने को जल में कहीं नजर नहीं आ रहे। आ रहे क्या नजर? नहीं आ रहे। तो सर आपने घोल दिया और हमने मान लिया, वैसे घोल के देख लेना भाई, घर पे शरबत तो बनाते हैं अपन। तो चीनी इसमें घुल गई नमक पानी के अंदर, उसके अणु नजर नहीं आ रहे। और दूसरी बात, अब ये जो शर्करा, इस जल में शर्करा घोलने के बाद अपन ने इसको अलग अलग गिलास में सर्व किया। 3 अलग अलग गिलास में इनको डाला, ऊपर की स्थिति का, बीच की स्थिति का, नीचे की स्थिति का। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इन तीनों गिलास में जो जल अपन ने डाला है, चीनी मिला हुआ या नमक मिला हुआ, अगर इनका अपन टेस्ट करेंगे या 3 व्यक्तियों को दे दिया, तो वो आपस में ये तो नहीं कहेंगे ना कि भाई तेरा ज़्यादा मीठा है, मेरा कम मीठा है, या कहेंगे ऊपर वाला जो है वो कम मीठा है और नीचे वाला ज़्यादा मीठा है। ऐसा तो नहीं होगा ना। इसका मतलब चीनी के अणु जल के अणुओं में समान रूप से घुल गए, शर्करा के अणु जल के अंदर समान रूप से वितरित हो गए, और ऐसा मिश्रण जो बनता है वो समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण का मतलब है जब पदार्थ के अणु आपस में इस तरह से घुल जाते हैं कि उनका वितरण एक समान रहता है, जहां तक भी वो मौजूद हैं वहां तक उनका वितरण बिल्कुल समान रूप से रहता है, समान अनुपात में रहता है, वो है समांगी मिश्रण। जैसे वायुमंडल में वायु है ना, अब वायुमंडल में जो वायु है, हालांकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, घनत्व तो कम होता जा रहा है, वायु की मात्रा कम होती जा रही है, लेकिन वायुमंडल में जो गैसें मौजूद हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 वगैरह, वो नीचे से ऊपर तक एक समान अनुपात में मौजूद हैं। चाहे वायुमंडल में वायु का संगठन अपन नीचे देखें या ऊपर जाकर निकालें, वो फिक्स है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% CO2, इस प्रकार से। तो अगर किसी भी मिश्रण में उसके जो अवयव हैं, घटक हैं, अवयव घटक किनको बोल रहे हैं? जो उस मिश्रण में मौजूद हैं, अगर उनका अनुपात निश्चित बना रहता है, वो तो है समांगी। और अगर ये अनुपात निश्चित नहीं है, वितरण असमान है, तब है वो विषमांगी। जैसे ये बर्तन में जल भरा हुआ है ना, अब इस में अपन इस जल के अंदर अपन शुगर की जगह ऐड कर रहे हैं वसा, घी या तेल। घी या तेल इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं, और इसको खूब गर्म करके घोल दिया, जैसे भी घोल दिया अच्छे से।
और अब अगर हम इनको 3 अलग अलग गिलास में सर्व करें तो अपन देखेंगे कि पहले गिलास में घी तेल ज़्यादा नजर आ रहा है, इसमें कम, इसमें और भी कम। इसका मतलब वसा के अणु, घी या तेल के अणु जल में समान रूप से वितरित नहीं हुए, उनका वितरण असमान है। ऐसा जो बनेगा वो कौन सा कहलाएगा भाई? विषमांगी। तो कभी भी इसको मात्रा के आधार पे मत बता देना। जैसे कई बच्चे बोल देते हैं कि सर वायु तो विषमांगी मिश्रण है, और जब मैं पूछता हूँ क्लास में कि भाई इसका रीजन बताओ, तो क्या बोलते हैं कि नाइट्रोजन तो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, CO2 0.03% है। तो ये समांगी कैसे कहोगे? मैंने अभी बताया समांगी का मतलब ये नहीं है कि बराबर मात्रा, जैसे जल में नमक मिलाया तो ये नहीं है कि आप जल और नमक बराबर मात्रा, कि दोनों की मात्रा बराबर है तब समांगी कहेंगे। वितरण समान, चाहे वो रेशियो अलग अलग है लेकिन वितरण समान रहना चाहिए, चाहे वो एक 25% है, एक 75% है, उनकी मौजूदगी का रेशियो अलग अलग हो चाहे, लेकिन उनका वितरण समान, नीचे 75-25 तो ऊपर भी 75-25, हर जगह वो वितरण समान रहना चाहिए जहां तक वो मिश्रण मौजूद है, वो होता है समांगी। तो एक निश्चित अनुपात में वितरित रहते हैं वो समांगी है। तो समांगी के लिए क्या लिखेंगे? जब मिश्रण में अवयव या जिनको बोलते हैं घटक, जब मिश्रण में अवयव एक निश्चित अनुपात में वितरित रहते हैं। जब मिश्रण में अवयव एक निश्चित अनुपात में वितरित रहते हैं वो तो कौन सा कहलाएगा? समांगी। और विषमांगी के लिए क्या बताएंगे अपन? जब मिश्रण में अवयव निश्चित अनुपात में वितरित नहीं रहते। निश्चित अनुपात में वितरित नहीं रहते हैं, उसको बोला जाता है विषमांगी मिश्रण। जब मिश्रण में अवयव निश्चित अनुपात में वितरित नहीं रहते हैं वो विषमांगी है। निश्चित अनुपात में वितरित हैं तो समांगी, और निश्चित अनुपात में वितरित नहीं है तो विषमांगी। अब इनके एग्जाम्पल पूछते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे मैं पहले समांगी के एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगर अभी मैंने बताया था जल में शर्करा, जल में नमक, या कोई भी लवण लिखा हुआ जाए, चलो यहां पर ये लिख देता हूं मैं, जल में नमक। ऐसे ही जल में लाल दवा, वायु, ध्यान रखना वायु कैसा मिश्रण आएगा भाई? समांगी मिश्रण आएगा। मिश्र धातु, एलॉय, मिश्र धातु जो अपन बोलते हैं, मिश्र धातु भी समांगी मिश्रण है। जैसे पीतल है, पिताजी, पीतल और तांबा मिला, पीतल बनाया जाता है तांबा और जिंक मिलाकर, तो तांबा और जिंक एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पीतल बना रहे हैं। कांसा, तांबा और टिन मिलाकर एक निश्चित अनुपात में मिला रहे हैं। तो इस तरह से जो बनती है मिश्र धातु, उसमें भी धातु एक निश्चित अनुपात में रहती है, उनकी मात्रा फिक्स है, तो वो मिश्र धातु भी समांगी मिश्रण है। एक अपन पढ़ते हैं एक्वारेजिया, एक्वारेजिया जिसको अपन बोलते हैं अम्लराज। ध्यान रखना, एक बोलते हैं अम्लों का राजा और एक बोलते हैं अम्लराज। अम्लों का राजा तो यौगिक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, उसको बोला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा बोलते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा काम आने वाला केमिकल है, इसलिए बोला जाता है। और अम्लराज मिश्रण है, एक्वारेजिया जिसको बोल रहे हैं अम्लराज, वो मिश्रण है। और वो मिश्रण किसका है? 3 भाग HCl व 1 भाग HNO3। यानी एक्वारेजिया में अगर अपन कहें कि 1 लीटर एक्वारेजिया लिया तो 750 ml तो HCl और 250 ml HNO3। तो इस तरह का जो अनुपात में मिलाकर बनाया जाएगा निश्चित अनुपात में, तो निश्चित अनुपात में मिला तो वो समांगी बना, एक्वारेजिया जो बना अपने। तो एक्वारेजिया अम्लराज भी समांगी मिश्रण है। वायु बताया, मिश्र धातु बताया। इसी प्रकार से अपन बात करें सीमेंट,
सीमेंट का रासायनिक संगठन निश्चित है, निश्चित अनुपात में पदार्थों मिलाकर बनाते हैं। कांच, ये भी समांगी मिश्रण है। अब कहीं तो ये सुनो कांच मिश्रण है क्या? कांच और एक शब्द आता है सीसा, ध्यान रखना, सीसा धातु तत्व है, लेड बोलते हैं अपन। कांच मिश्रण है। मिरर जो अपन दर्पण बनाते हैं, लेंस वगैरह बनाते हैं, वो सब कांच हैं, जबकि सीसा जो है वो धातु तत्व है। तो ग्लास, कांच जो बोलते हैं, वो भी कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल लिए अपन ने, सारे के सारे एग्जाम्पल किसके लिए भी? समांगी मिश्रण के लिए। हाँ, एक और बता रहा हूं, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जल में एल्कोहल। सर क्या भूल गए आप? ये तो बहुत जोर का समांगी है, इसमें तो हम भी भूल जाते हैं। जल में अल्कोहल, ये भी कैसा मिश्रण बना? समांगी बना। देखो अपने गांव में जो मिलिट्री पर्सन होते हैं, फौज वगैरह से या बीएसएफ वगैरह से जो रहते हैं, पैरामिलिट्री से, गांव में उनका एक ही संबोधन होता है, हवलदार साहब, सूबेदार साहब। और जब भी वो छुट्टी आते हैं, चाहे वो रात को 2 बजे आके पहुंचे, उसकी मित्र मंडली तुरंत उसी समय पहुंच जाती है उसको मिलने के लिए, और पूछते हैं और हवलदार साहब क्या हाल चाल है, बॉर्डर पे सब ठीक ठाक है, इस तरह से। थोड़ी देर में वो समझ जाता है, फिर वो बोलता है भी अपन शाम को मिलेंगे, तब बैठेंगे, अभी तो तुम जाओ घर पे। अब ऐसे एक बार हवलदार साहब छुट्टी आए और शाम को मित्रों के साथ बैठ गए पैक सैक लगाने। अब बैठे हुए जैसे वो पैक सैक लगा रहे थे, तो एक उसका दोस्त बोलता है कि यार हवलदार साहब एक बात बता, तुम्हारे को गवर्नमेंट ने CSD का कार्ड दे रखा है, जानते हो CSD कार्ड तो जानते होगे, कैंटीन के लिए जो बोलते हैं, कैंटीन का कार्ड, कि भाई तुम्हारी मर्जी हो जितनी लेकर पी लो। और हमारे यार यहाँ सिविलियन के लिए रोज धरने प्रदर्शन होते हैं, अखबारों में रोज न्यूज आती है, आज वहां धरना दे के बैठ गए ठेके के सामने कि ठेके को बंद कराओ, ठेके को बंद कराओ। तो बोले यार तेरे पीने में और हमारे पीने में क्या फर्क है, जो तुम्हारे को तो परमिशन दे रखी है और हमारे लिए रोज धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। तो हवलदार साहब हंसने लग गया और बोला भाई पीने का फर्क होता है। तो वो बोले उसके मित्र की भाई तेरे पीने में और हमारे पीने में क्या फर्क है, बता देंगे। तो हवलदार साहब बोला कि इसको मैं एक छोटी सी बात से बता रहा हूँ, सुनो उसको। बोले एक बार हम, पहले मैं बता रहा हूँ हमारे पीने की, खुद के पीने की, आर्मी पर्सन की। तो बोले एक बार हम बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे थे और शाम को फ्री होकर, अब बॉर्डर पे तो तंबू तान के पड़े रहते हैं भाई, तो बोले शाम को हम फ्री होकर मैं और साहब कहते तंबू में बैठ गए पैक सैक लगाने के लिए। हम जब पैक सैक लगा रहे थे, उसी समय जंगल में तो थे ही, एक बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए भाग रही थी। चूहा आगे पीछे, बिल्ली उसके भागे जा रही थी। चूहा कभी इधर भागता फिर रहा था, और गलती से वो चूहा भागता हुआ जो पैग रखा हुआ था हमारा, उसमें आके कूद गया। कौन कूद गया? चूहा कूद गया गलती से पैग के अंदर। और जैसे ही पैग में कूदा चूहा, तो उसके बताओ घूंट तो जानी थी। जैसे इसके 2-4 घूंट गई और बोला ये चूहा आया उछल के बाहर, पैग से बाहर आया उछल कर, और बोला बिल्ली अब आ, तो तेरे को बहुत देर हो गई भगाते हुए। तो बोले इसको पीने के बाद में तो चूहा भी क्या बन जाता है, शेर बन जाता है। इसलिए हमारे को दी जाती है, पिए जाओ लड़े जाओ, पिए जाओ लड़े जाओ। अब तुम सिविलियन का पीना देख लो, आज बढ़िया सा सौदा हो गया, 1-2 प्लॉट बेच दिए, अब फोन घुमाया जा रहा है सारे दोस्तों को, आ जाओ भाई मित्र मंडली सारी, शाम को बढ़िया पार्टी करेंगे झक्कास। और फिर रात को 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, और फिर सब झूलते हुए घर पे पहुंचते हैं। और फिर जाकर घर वाले कुछ बोलेंगे उससे पहले, ये रोटी जली हुई क्यों आ रही है, ये सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला। तो बोल तुम्हारे काम तो जूते खाने के, तो तुम्हारे को तो जूते ही पड़ेंगे। तो पीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी पिया करो, लवली। ठीक है भाई। क्योंकि एक चीज और है, देखो हमारे शरीर की सबसे बड़ी परेशानी है तनाव। मैंने बताया था हार्मोन का असंतुलन शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करता है, और हार्मोन के असंतुलन का सबसे बड़ा कारण क्या है? तनाव। लेकिन बताओ लवली लेने से तनाव दूर होता है कि नहीं होता है? तो ये भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो पीने में बुराई, लेकिन थोड़ी थोड़ी पिया करो। चलो अब देखो, अपन बात कर रहे थे समांगी मिश्रण के, अपन ने एग्जाम्पल बताए। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल बात करेंगे अपन विषमांगी मिश्रण के लिए। विषमांगी मिश्रण की अगर अपन बात करें, अपन ने बोला जल में घी या तेल, जल में घी या तेल, तो कैसा मिश्रण बनेगा भाई? विषमांगी बनेगा। इसी प्रकार से अपन बात करें
समुद्र का पानी, ये बड़ा कंफ्यूज कर देता है, ध्यान देना इस पर। समुद्र का पानी, देखो समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा साल्ट पाया जाता है NaCl, लेकिन अपन पढ़ेंगे भी आगे, अपन पढ़ते हैं कठोर जल, हार्ड वाटर। कठोर जल ऐसा जल जो जिसमें प्रॉपर पहचान के लिए बोलते हैं, जिसमें साबुन प्रॉपर झाग नहीं देता है। कठोर जल अपन पढ़ते हैं स्थायी और अस्थायी कठोरता। तो जल में जो कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं। बाइकार्बोनेट तो अस्थायी कठोरता, और क्लोराइड और सल्फेट होती है स्थायी कठोरता। अब ये जो लवण होते हैं जो जल को कठोर बनाते हैं, समुद्र जल जो कठोर जल है वो इन लवणों की मौजूदगी वजह से है, लेकिन इन लवणों का वितरण समुद्र के जल में एक समान नहीं रहता है, इसलिए समुद्र का पानी कैसा माना जाता है, विषमांगी मिश्रण के रूप में माना जाता है। तो समुद्र का पानी विषमांगी बताओगे। रुधिर, जो रुधिर है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो असमान मात्रा में वितरित रहता है, तो रुधिर जो अपना है वो भी विषमांगी कोलाइड तंत्र है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से दूध भी कोलाइड तंत्र है, और कोलाइड किसमें शामिल है, विषमांगी तंत्र में आते हैं सारे, कोलाइड जो है वो सब विषमांगी तंत्र में आएगा। तो रुधिर, दूध, ये भी किस में आ गया भाई, विषमांगी उसमें आ गया। तो इस तरह की जो आएंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, विषमांगी में। जहां पदार्थों का वितरण एक समान प्रकार से नहीं रहता, वो सारा आता है विषमांगी के अंदर। मेन एग्जाम्पल आते हैं समांगी के ज्यादा। तो अपन ने बताया पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, जो बताया अपन ने 3 प्रकार से, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व अपन ने बताए प्रकृति में ज्ञात सबसे शुद्ध पदार्थ और समान प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। दूसरा बताया अपन ने यौगिक, भिन्न प्रकार के परमाणु से बने हुए पदार्थ जिनमें परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। ये यौगिक भी आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक, इस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, जो अपन आगे लेंगे डिटेल में। और फिर बताया अपन ने मिश्रण, प्रकृति में सबसे ज्यादा पदार्थ इसी रूप में पाया जाता है, और मिश्रण के भी 2 प्रकार बताते हैं भी, एक तो बोलते हैं समांगी मिश्रण और एक बोला जाता है विषमांगी मिश्रण। इसमें ध्यान रखना कोलाइड तंत्र जो आएगा वो सारा इसका ही एग्जाम्पल आएगा विषमांगी का। जितने भी कोलाइड तंत्र हैं वो सबके सब किस में आएंगे, विषमांगी के अंदर ही आएंगे। तो इस तरह से अपन ने डिस्कस किया, पदार्थ के रासायनिक संगठन का वर्गीकरण किया है अपन ने, जिसमें अपन ने तत्व, यौगिक और मिश्रण तीनों प्रकार से अलग अलग परिचय के रूप में बता दिया। मिश्रण का तो यही रहता है जो अपन ने बता दिया। अब यहाँ पर रासायनिक संगठन जो अपन बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण, उसी से संबंधित मैं बता रहा हूँ। तत्व से यौगिक बनेगा तो बताओ नया पदार्थ बनेगा, और ऐसा जो नया पदार्थ बनने वाला परिवर्तन होता है उसको अपन नाम देते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ भौतिक परिवर्तन अपन ने भौतिक अवस्था के साथ में बताया था, मैं बात कर रहा हूँ रासायनिक परिवर्तन की। जो बात कर रहा हूं मैं वो किसी कर रहा हूं भाई, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में पहली चीज बता रहा हूं, रासायनिक परिवर्तन किसको कहेंगे अपन, पदार्थ के रासायनिक संगठन, पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, और रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब ये जो रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है ना, नया पदार्थ जो बनता है उसकी स्थिति अलग अलग तरह से हो जाती है। जैसे 2 तत्व क्रिया कर रहे हैं तो एक यौगिक बन गया, दोनों के मिलने से यौगिक बना तो नया पदार्थ बना। और एक तत्व और एक यौगिक क्रिया कर रहे हैं, उससे भी नया पदार्थ बन गया तत्व यौगिक से, लेकिन ये यौगिक जो बनेगा वो नया यौगिक होगा, इससे डिफरेंस होगा। इसी प्रकार से 2 भिन्न यौगिक क्रिया कर रहे हैं, अगर 2 भिन्न यौगिक क्रिया कर रहे हैं और उनसे नया यौगिक बन जाए, यौगोत्पाद, यौगिक के जुड़ने से यौगोत्पाद बन गया। तो
इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं वो सारे नए परिवर्तन हैं। जैसे अब मैं बताऊं H2 प्लस O2 तत्व दोनों मिलकर नया पदार्थ जल बना दिया। ये केवल अभी मैंने परिचय के रूप में बता रहा हूं, अभिक्रिया में यहां नहीं ले रहा, केवल परिचय के रूप में रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तत्व यौगिक NH3, तत्व और यौगिक CO प्लस Cl2, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन COCl2, जिसको अपन बोलते हैं फॉस्जिन गैस, विषैली गैस होती है, बार गैस वो बोलते हैं। यौगिक NH3 प्लस HCl और NH4Cl, दो यौगिक मिलकर नया पदार्थ बन गया। ऐसे और हो जाएंगे, तत्व यौगिक से तत्व यौगिक भी आ जाएंगे, यौगिक से दो नए यौगिक भी आ जाएंगे। ये सब परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं भाई, ये सारे के सारे परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। जैसे इसमें और दिखा दूं मैं, ये स्थिति भी दिखा देता हूं, तत्व यौगिक और इधर भी तत्व यौगिक। ये रिएक्शन में डिस्कस करूंगा और मैं, लेकिन फिलहाल मैं देर इसको परिचय के रूप में बता रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, जिंक धातु Zn तत्व हो गया और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये यौगिक हो गया। Zn तो तत्व हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल यौगिक हो गया। अब यहाँ स्थिति ये हो जाती है कि ZnSO4 रिएक्शन होकर ZnSO4 नया लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई, जो अपन पढ़ेंगे अम्लों में। तो तत्व यौगिक और इधर भी तत्व और यौगिक, तो ये भी तो नए पदार्थ बन गए, यहाँ अलग थे वहां नए बन गए। इसी प्रकार से इसी को अपन और एग्जांपल लें, यौगिक प्लस यौगिक और इधर भी यौगिक प्लस यौगिक, कि दो यौगिक आपस में क्रिया कर रहे हैं और दो नए यौगिक बना रहे हैं। बताओ, जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं बेरियम सल्फेट NaCl, बेरियम सल्फेट और NaCl। अब यहां पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब कई स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हो सर ये क्या कर रहे हो आप, बदल बदल कर। ध्यान देना, मैं यहाँ केवल बताना चाह रहा हूँ परिचय के रूप में। फिर ये अभिक्रिया संतुलन, अभिक्रिया कैसे हो रही है बाद में डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। फिलहाल मैंने जो लिखा है उसके आधार पर समझो आप। तो पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसी आधार पर मैंने ये चीज बताई है। अब बताओ, अपन ने रासायनिक संगठन में पदार्थ तीन ही तो बताए, तत्व यौगिक और मिश्रण। मिश्रण में तो पदार्थ साथ साथ मौजूद है, क्रिया नहीं करते, उसको तो अपन ने अलग कर दिया। रिएक्शन या नया पदार्थ बनने की क्रिया किससे होगी, तत्व यौगिक से होगी, तत्वों और यौगिकों से होगी। अब ये नए पदार्थ तत्व यौगिक कैसे बना सकते हैं, पहली संभावना जब दोनों तत्व मिल रहे हो, तत्व मिला नया यौगिक बन गया। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों तत्व रूप में, ये तो पहचान सकते हो ना। अब ये विशेष ध्यान दे लेना, तत्व यौगिक की पहचान अच्छे से समझ लेना, इसी से सारी केमिस्ट्री समझ में आएगी। तत्व समान प्रकार के परमाणु से बना हुआ, भिन्न प्रकार के परमाणु से बना हुआ यौगिक। H2O2 दोनों तत्व हैं, H2O यौगिक बन गया। दूसरी बताया मैंने तत्व यौगिक। बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये यौगिक है, दो अलग अलग परमाणु है ना, इसलिए यौगिक है। और Cl2 मैंने तत्व लिखा है क्योंकि इसमें दोनों परमाणु क्लोरीन है, और ये बन गया पूरा जुड़कर COCl2। कैसे जुड़ा ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बताओ है तो अभी भी ये यौगिक। तो तत्व यौगिक मिलकर यौगिक नया पदार्थ बन गया कि नहीं बन गया। यहां देखो दोनों यौगिक हैं, जो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं वो दोनों यौगिक हैं। NH3 प्लस HCl, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, लेकिन जुड़कर नया पदार्थ बन गया। बना तो वो यौगिक है लेकिन बड़ा उत्पाद बन गया। एक तत्व एक यौगिक, एक तत्व एक यौगिक, ये रिएक्शन इस प्रकार से हुई है। तत्व यौगिक अपन ने लिए थे, उनसे नया तत्व यौगिक बन गया। विस्थापन अभिक्रिया होती है, ये पढ़ेंगे। यौगिक 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 और उससे नए पदार्थ यौगिक यौगिक, ये द्विविस्थापन होता है। दो यौगिक हैं, क्रिया करके दो नए यौगिक बना रहे हैं, मूलक बदल रहे हैं, तो नया पदार्थ निर्माण हो रहा है, वही रासायनिक परिवर्तन है, उन्हीं को अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये स्थिति जो इसमें अपन ने बताई। तीसरा पॉइंट इसमें बता रहा हूं, पदार्थ की रासायनिक परिवर्तन की विशेषता बता रहे हैं अपन। पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो सकती है और नहीं भी, ये ध्यान रखना।
भौतिक परिवर्तन में अवस्था निश्चित रूप से बदलेगी, इसलिए से उसको भौतिक परिवर्तन कह रहे हैं अपन। भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था भी बदलेगी उसकी। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें हैं उसमें। कैसे समझो इसको, जैसे मैंने यही एग्जांपल समझो एक बार। मैंने एग्जांपल लिखा है H2O2 और यहां लिखा मैंने H2O। बताओ H2 गैस है कि नहीं है, ऑक्सीजन गैस है कि नहीं है, लेकिन जो हाइड्रोजन, ये जो जल बना वो कैसा हो गया, लिक्विड हो गया, भौतिक अवस्था बदली। अभिकारक जो थे वो तो गैसीय अवस्था में थे और उत्पाद बना लिक्विड यानी द्रव अवस्था में, तो भौतिक अवस्था बदली। अब यहां ध्यान दो, CO और Cl2 ये भी गैस है और ये भी गैस है और ये भी गैस है, COCl2 प्रोडक्ट जो बना वो भी गैस है। तो बताओ यहां अवस्था में परिवर्तन आया क्या, नहीं आया। तो रासायनिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती, उससे अपन इसको डिफाइन नहीं करेंगे। वो डिफाइन कौन होता है, भौतिक परिवर्तन, कि जहां भौतिक गुणों में परिवर्तन होना जरूरी है वही भौतिक परिवर्तन होगा। रासायनिक संगठन में पदार्थ की अवस्था बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती, वो स्थिति आती है। अब इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा ना, लेकिन जो पदार्थ बन गया वो स्थायी बन गया। CO प्लस Cl2 से COCl2 एक स्थायी यौगिक बन गया। तो इसमें अपन ये कहेंगे कि यह स्थायी परिवर्तन है। वो बताया था अपन ने अस्थायी परिवर्तन, यह स्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है भी, स्थायी परिवर्तन होता है। और यह स्थायी है तो इसका मतलब वापस वो स्थिति नहीं आएगी, तो इसको बोला जाएगा अनुत्क्रमणीय। यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। यह परिवर्तन कैसा है भी, अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सेबल, यानी वापस वो पदार्थ प्राप्त इसमें नहीं हो रहा है, तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ। तो ये किसकी विशेषता बताई है मैंने, सारी ये विशेषता बताई है आपको रासायनिक संगठन की, समझो इनको। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, और इसी आधार पे नया पदार्थ का निर्माण होता है। इसी आधार पे अपन ने बताया कि कैसे नए नए पदार्थ बन सकते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो सकती है और नहीं भी, दोनों चीज बताई मैंने। जैसे यहाँ दोनों गैस है बना लिक्विड, यहाँ दोनों गैस है बना गैस। यह परिवर्तन कैसा होता है भाई, स्थायी परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन कैसा है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, इरिवर्सेबल है, यानी मूल रूप से उस पदार्थ को अपन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें उत्क्रमणीय रिएक्शन अपन बोलते हैं, कि भौतिक ताप दाब आदि में परिवर्तन करके अभिकारक को वापस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मूल रूप से कैसा बोला जाएगा, अनुत्क्रमणीय बोला जाएगा रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल ले अपन रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल में सबसे पहले बता रहा हूं मैं, लोहे पर जंग लगना। और जंग लगना क्या है भाई, ऑक्सीकरण। एक शब्द आता है संक्षारण, कोरेजन, ये भी इसके लिए आ जाता है। संक्षारण शब्द इस आधार पे बोल दिया जाता है कि किसी भी पदार्थ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, उससे उसके भार में वृद्धि हो रही है, लेकिन जो मूल पदार्थ है वो उसका क्षय हो रहा है उसमें। जैसे लोहे पे जंग लगना, तो जो लोहा है वो कमजोर बन रहा है उसमें, वो संक्षारित हो रहा है, तो ऑक्सीकरण ही आएगा। ये लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रिएक्शन है भाई, ऑक्सीकरण है, और ये संक्षारण बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ईंधन का जलना, ईंधन का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब ईंधन में लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, कुछ भी आ जाओ, सभी आ गए ईंधन में। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, बताओ ये सारे जल रहे हैं, तो वो क्या है, उस जो कार्बन है वो सारा ऊष्मा के रूप में काम आया, ईंधन के रूप में काम आया, और कार्बन है वो वापस प्राप्त नहीं हो रहा है,
तो ये परिवर्तन कैसा है भी, रासायनिक परिवर्तन है। उसका दहन हुआ है, CO2 गैस वगैरह निकल गई उसमें, वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। ईंधन का जलना सारा का सारा रासायनिक परिवर्तन। नंबर 3, अगला जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सेब काटने पर भूरे रंग की परत बनना, भूरे लाल रंग की परत बनना, ये भी अपन संक्षारण कहेंगे। अगर सेब को काट के रख देते हैं तो उसकी सतह पर लाल रंग भूरे रंग की परत बनने लग जाती है, वही उसमें सेब में उपस्थित आयरन का ऑक्सीकरण, वो भी क्या है भी, आयरन का ऑक्सीकरण। तो ये भी भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से चांदी पर काले रंग की परत बनना, सिल्वर सल्फाइड की जो परत बन जाती है, चांदी पर काले रंग की परत बनना, वो भी इसमें आएगा, वो भी संक्षारण के अंदर उदाहरण एग्जाम्पल में आ जाता है। और एग्जाम्पल नहीं, अपन गोबर गैस का निर्माण, और ये जो गोबर गैस का निर्माण है वो कौन सा प्रोसेस है, किण्वन, फर्मेंटेशन। तो बैक्टीरिया द्वारा जो किण्वन किया जाता है वो सारा का सारा रासायनिक परिवर्तन है। अभी दूध से दही बनना बैक्टीरिया का ही किण्वन तो हुआ, दूध से दही, पनीर, मावा निर्माण। अच्छा मैं ये बताऊंगा, अगर मैं आपको ये पूछूं कि दही से छाछ का निर्माण, तो क्या बताओगे? दूध से दही का निर्माण अपन ने बताया रासायनिक परिवर्तन। मैं आपको कहूं कि दही से छाछ का निर्माण कैसा परिवर्तन है, वो आप बताओगे भौतिक। दही से छाछ में केवल अपन अवस्था ही तो बदल रहे हैं। दही जो गाढ़े रूप में था, स्कंदित था, उसको अपन ने मथ लिया, पतला कर लिया, तो वो तो अवस्था परिवर्तन हुआ है। तो दही से छाछ बताओगे रासायनिक भौतिक परिवर्तन, लेकिन दूध से दही का निर्माण कैसा बताओगे, रासायनिक परिवर्तन। इस तरह से बताया जाएगा वो। पादप व जंतुओं में श्वसन, यानी कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन। अब बताओ हमारी कोशिका का ईंधन क्या बताया था अपन ने, ग्लूकोज। पादप कोशिकाओं, जंतु कोशिकाओं, ग्लूकोज बताया था। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है, वो भी रासायनिक परिवर्तन है। और इसी प्रकार से पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो भी तो रासायनिक परिवर्तन है। CO2 और जल दोनों को लेकर, कच्चे पदार्थ के रूप में लेकर पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनती है। तो ये जो एग्जाम्पल आएगा वो भी किसका आएगा भी, वो एग्जाम्पल भी किसका है, रासायनिक परिवर्तन का है। तो अपन ने जैसे पहला एग्जाम्पल लिया ईंधन, पहला एग्जाम्पल लिया अपन ने लोहे पर जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। ईंधन का जलना, रासायनिक परिवर्तन। सेब काटने पर भूरे रंग की परत, चांदी पर काले रंग की परत। गोबर गैस का निर्माण, दूध से दही निर्माण। पादप जंतुओं में श्वसन क्रिया, पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये सब। हमारे लीवर में यूरिया का निर्माण, अमोनिया और CO2 से यूरिया का निर्माण, वो भी कैसी है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ऐसे जो परिवर्तन आएंगे, अपन जो भी देखते हैं जिनमें नया पदार्थ बन जाता है, वो सारा आप रासायनिक परिवर्तन बताओगे। ठीक है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण अपन ने डिस्कस किया, और साथ में इनसे संबंधित भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों डिस्कस किया अपन ने। बताओ भौतिक परिवर्तन में अपन ने बताया था ये परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसा हुआ, स्थायी। भौतिक परिवर्तन इसे आधार पे बोलते हैं उत्क्रमणीय, रासायनिक बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। भौतिक में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, उसकी अवस्था में, उसके रंग में, उसकी घनत्व में, उसके आयतन में, आकार में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती। जल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया से अपन ने जल बनाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अभिकारक है गैस, जल बना द्रव, तो अवस्था बदली।
और कार्बन मोनोऑक्साइड और Cl2 गैस दोनों मिलकर बना रही है COCl2 गैस। अब की बार अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों गैस हैं, अमोनिया बनाती हैं, वो भी गैस है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ अवस्था में। तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बन रहा, अवस्था बदली है लेकिन नया पदार्थ नहीं बन रहा, पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जबकि रासायनिक परिवर्तन यही है कि उसमें नया पदार्थ बनेगा, क्योंकि रासायनिक संगठन बदल जाता है, नया पदार्थ बन जाता है, तो डेफिनेटली रासायनिक संगठन बदलेगा। और इसी आधार पर बोलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कैसा हुआ, स्थायी, इसलिए इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय भी होती हैं। और फिर दोनों का कंपैरिजन करके अपन ने देखा, कुछ एग्जाम्पल लिए दोनों के। एग्जाम्पल जनरली पूछे जाते हैं, उस एग्जाम्पल में अपने को विशेष रूप से सोचना होता है कि वो एग्जाम्पल जो दिया है उसमें वास्तव में नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। उसी आधार पर उसका आंसर अपन देते हैं। जलना, मोमबत्ती का जलना, वही इसमें बताओगे। देखो जलना जहां भी आ जाएगा ना, जलने का मतलब है ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है। पिघलना, जमना, ये सब तो आएंगे भौतिक में। जलना, जमना ध्यान रखना, वो तो आएगा भौतिक में। और जलना जहां आ जाएगा वो रासायनिक में। जलने का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया, तो वो आ जाएगा किसमें, रासायनिक में। तो पदार्थ का परिचय, पदार्थ का भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण अपन ने कंप्लीट किया। अब अगली क्लास में अपन पदार्थ का निर्माण जहां से शुरू होता है, यानी पदार्थ रसायन विज्ञान जहां से शुरू होती है, अपने परमाणु की संरचना से डिस्कस करेंगे, उससे फिर अपन अणु पे लेके आएंगे। तो ये आज तक की क्लास में अपन ने पढ़ा है, पूरा परिचय बता दिया और वर्गीकरण करके ले लिया अपन ने परिचय के रूप में। फिर इनको अपन तत्व यौगिक वगैरह को, इनको फिर अपन डिटेल में लेंगे वापस, धातु अधातु तत्व, इन सबको वापस से लेंगे। ठीक है भाई।